हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ एकेडमी। दोस्तों, बेसिक साइंस की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्क, पावर एंड एनर्जी, यानी कि कार्य, शक्ति और ऊर्जा। दोस्तों, लेक्चर के स्टार्टिंग में आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी टेस्ट को देने से पहले उसका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि यूट्यूब से वो पढ़ते हैं और जब उनका टेस्ट होता है तो वो ये सोचते हैं कि यार हम यूट्यूब पे टेस्ट दे रहे हैं, ये तो एक रिवीजन मात्र है। यानी अगर हमारा यहाँ पर परफॉर्मेंस 20 में से हम 14 मार्क्स लाते हैं, 15 मार्क्स लाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम में तो हम बहुत बढ़िया करेंगे, जब हमारा एग्जाम की डेट आएगी तो उससे 5 दिन पहले हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो क्या गारंटी है कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो आपको कभी भी चीज़ों को आसान लेकर के नहीं मानना है कि भाई ये तो बहुत आसान है, हम वो कर देंगे। ठीक है, चीज़ों को समझ के पढ़ना है, रट के नहीं पढ़ना है। अगर मैं बात करता हूँ ये वर्क, पावर और एनर्जी, तो इसका चाहे तो आप किसी बुक से पढ़िए थ्योरी, ठीक है, उसके बाद टेस्ट लगाइए, या फिर मैं एक बार आपको करा चुका हूँ, वर्क, पावर और एनर्जी की वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। थ्योरी पढ़िए, उसके बाद टेस्ट लगाइए। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूंगा कि पहले क्वेश्चन का आंसर ये है तो आप क्या करोगे, चीज़ों को रट लोगे कि भाई अब तो मुझे याद हो गया। उससे देखिए नुकसान क्या है, आपकी अभी एक जॉब लग जाएगी 30,000 रुपये की। ठीक है, आपने क्या किया, चीज़ों को रटा, 30,000 की जॉब ले ली और आपका जो सपना था भाई पूरा हो गया। फिर आपका मन करेगा कि यार नहीं, मुझको पढ़ना चाहिए था और मुझे इससे अच्छी जॉब मिल जाती। उस टाइम पे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने चीज़ों को बेसिक से नहीं पढ़ा। अगर आपका प्रमोशन होने की बारी आती है और आपको एक एग्ज़ाम देना है तो गारंटी की बात है जो आपका रटा हुआ था वो सारा आप भूल चुके होगे। लेकिन अगर आपने चीज़ों को समझ के पढ़ा होगा तो आप सिर्फ 30,000 की जॉब नहीं लगाओगे, उसके बाद अगर कोई ऐसा मौका मिलता है कि आपकी जॉब 1 लाख की भी लग जाए तो उसको भी आप लगा लोगे, क्योंकि आपके अंदर लगन होगी पढ़ने की। ठीक है, चीज़ों को समझ के करने की, रट के नहीं करना है। ठीक है, तो इसका पहले थ्योरी पढ़िए, चाहे बुक से पढ़िए, अगर बुक से समझ में आती है, नहीं आती है तो वीडियो देखिए, उसके बाद ये टेस्ट लगाइए। ठीक है, और अच्छा परफॉर्म कीजिए सभी जगह पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सामर्थ्य, सामर्थ्य यानी शक्ति का मात्रक नहीं है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको समझा के कराऊँ, लेकिन जब मैं आपको पहले एक बार थ्योरी करा चुका हूँ तो मैं भी ये सोचता हूँ कि यार अगर मैं यहाँ पर आपको वही चीज़ें दोबारा से प्रूफ कराऊँ जो मैंने थ्योरी वाले सेशन में प्रूफ कराई हैं तो वीडियो आप सोचो कितना लंबा जाएगा। तो उससे अच्छा क्या है कि आप एक बार पहले उसको पढ़ लो, उसके बाद टेस्ट लगाओ। क्योंकि यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें बता देता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि वो चीज़ें पूरी प्रूफ करके आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए क्या होगा। तो दोस्तों चलिए अब डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं शक्ति की। शक्ति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पावर, यानी कि शक्ति होती क्या है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा बेसिक, जिससे आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो। शक्ति बराबर दोस्तों होता क्या है, वर्क यानी कि कार्य और डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, यानी कि कार्य को करने की दर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि एकांक समय में जितना कार्य किया जाएगा वो आपकी क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी, यानी पावर कहलाएगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मात्रक। तो अगर हम शक्ति का मात्रक निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे सर, आपका जवाब होगा कि भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, जूल, और डिवाइडेड बाई टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शक्ति का मात्रक हो गया। और इसी को क्या हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वाट। ठीक है, यानी जूल बटे सेकंड, जूल पर सेकंड बराबर होता है वाट। और आपको पता होगा कि एक शक्ति का और मात्रक होता है जिसको कहा जाता है हिंदी में अश्व शक्ति और इंग्लिश में जिसको कहा जाता है हॉर्स पावर। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि 1 HP यानी कि हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आई कि ये जो वाट है ये भी शक्ति का मात्रक है, ये जो हॉर्स पावर है यानी कि अश्व शक्ति है ये भी शक्ति का मात्रक है, और ये जूल पर सेकंड है ये भी शक्ति का मात्रक है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये तीनों शक्ति के मात्रक हैं, और जो चौथा ऑप्शन होगा वो शक्ति का मात्रक नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया है उसके अंदर जूल सेकंड ये जो दिया है ये शक्ति का मात्रक नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि शक्ति की सबसे छोटी इकाई यानी छोटा मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों बात करते हैं वाट की। वाट सबसे छोटा मात्रक होता है। अब ये क्यों होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे छोटा क्यों होता है, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि 1 हॉर्स पावर बराबर होगा 746 वाट के। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ वाट कितना छोटा है,
ऑप्शन में दूसरा क्या दिया गया था हमको दिया गया था 1 किलोवाट। ठीक है, तो 1 किलोवाट बराबर कितना होगा, तो सभी का जवाब होगा, जब किलो लगता है तो 10 की पावर 3 होती है, या फिर हम बोल सकते हैं 1000 वाट। ठीक है, तीसरा हमको ऑप्शन में क्या दिया गया था, 1 मेगावाट। ठीक है, और मेगावाट बराबर कितना होता है, मेगावाट बराबर होता है 10 की पावर 6। ठीक है, 10 की पावर 6 वाट। तो आप देखेंगे मेगावाट के कंपैरिजन में वाट छोटा है, किलोवाट के कंपैरिजन में वाट छोटा है, हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति के कंपैरिजन में वाट छोटा है, तो वहां पर सबसे छोटा बच्चों क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक जूल है, निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक भी जूल है। तो दोस्तों नोट बना के लिखिए। नोट में दोस्तों क्या लिखना है, हमको लिखना है कि ऊष्मा, उसके बाद ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ठीक है, और ये क्या है, कार्य। इन तीनों का मात्रक जूल होता है। ठीक है, इन तीनों का मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है, कार्य का भी जूल होता है। अब दोस्तों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक भी जूल है, तो यहाँ पर हमको केवल ऊर्जा दी है, ऊष्मा नहीं दिया है, तो यहाँ पर जो ऊर्जा है उसका भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युक्ति द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बैटरी। यानी कि हम बैटरी की सहायता से क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर तो ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह से नहीं बल्कि वन लाइनर की तरह से याद कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है विद्युत बल्ब। ठीक है, बल्ब के बारे में आप जानते होंगे। बल्ब क्या करता है, बिजली लेता है यानी इलेक्ट्रिसिटी लेता है, और क्या करता है, एक तो प्रकाश उत्पन्न करता है और दूसरा हीट उत्पन्न करता है यानी ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ये होगा कि ये विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन करता है, किसमें, प्रकाश ऊर्जा में भी करता है और ऊष्मा ऊर्जा में भी करता है यानी ऊष्मीय ऊर्जा में भी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है बैटरी। तो बैटरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ये केमिकल एनर्जी का यूज करती है और उसको ट्रांसफर कर देती है विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगला हमारा पॉइंट है सौर सेल। सौर सेल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सौर सेल क्या करता है, जो सोलर एनर्जी होती है, जो सूर्य की ऊर्जा होती है, उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में यानी कि विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि लाउड स्पीकर किस तरह से ऊर्जा को ट्रांसफर करता है। तो दोस्तों लाउड स्पीकर क्या करता है, बिजली से चलता है। ठीक है, तो बिजली का यानी कि विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन करता है ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि यानी कि साउंड एनर्जी में। आगे बढ़ते हैं। आगे है विद्युत हीटर। दोस्तों हीटर की सहायता से हम क्या करते हैं, कई बार ये घरों में होता है, चाहे तो इसको हम क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए भी उपयोग करते हैं, पानी गर्म करने के लिए, और जाड़ों के मौसम में हम क्या करते हैं, जब ठंड लगती है तो इसके पास जाकर के बैठ जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये विद्युत से चलता है यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और ये क्या करता है, ये ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी जनरेट करता है। तो आप समझ पाए हीटर का क्या काम होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों बिजली के पंखे से। तो बिजली के पंखे से हम क्या करते हैं, बिजली के पंखे से हम सबसे पहली बात यूज किसका करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यानी विद्युत ऊर्जा का, और वो परिवर्तित किस में कर देगा, पंखा जो होगा वो यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा का भी पार्ट होता है गतिज ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा ऑप्शन में मिलता है तो गतिज ऊर्जा लगाएंगे, नहीं तो यांत्रिक ऊर्जा। मैं आपको समझा देता हूँ यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या है। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है कि किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको चीज़ें अगर कन्फ्यूजन होती है तो फिर आप सोचते हो कि यार कैसे किया जाए, कैसे की, इसलिए मैं कहता हूं कि पहले थ्योरी पढ़ा करो। थ्योरी वाली वीडियो आप देखेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें मेरे बताने से पहले आपके मन में ये सारी चीज़ें पहले से डाउट जो हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, जब ये दोनों आपस में संयुक्त रूप से मिल जाती हैं तो उसी को बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसकी स्थिति के कारण, तो स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की। तो इसका जो इसका जो फॉर्मूला होता है, मात्रक तो सारी ऊर्जाओं का क्या होगा? जूल ही होगा, क्योंकि ये भी क्या है? एक तरह की एनर्जी है, ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा का हमें क्या पढ़ना है? स्थितिज ऊर्जा का हमें देखना है फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। m क्या है? द्रव्यमान, यानी कि मास है। ठीक है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान। तो दोस्तों यहाँ पर m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है? ऊंचाई है। तो दोस्तों अगर आपसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है कि यानी कि एक 5 किलोग्राम का एक द्रव्यमान है, ठीक है, ये हमारे पास मास दे दिया, उसके बाद हमें दे दिया g की वैल्यू, जो मोस्टली आपको 9.8 भी दी जाती है, कहीं कहीं पर 10 भी दी जाती है। और ये क्या है? ये एक प्रकार का त्वरण है। कैसा त्वरण है? जो ग्रेविटी के कारण, यानी कि हमारी जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके कारण जो जनरेट होता है, ये वो त्वरण है। और इसका जो मात्रक होगा वो त्वरण का समान होगा, जैसा कि त्वरण का सभी का होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों आपको जो हाइट है, यानी कि जो ये m मास की वस्तु है, जो m मास की ये वस्तु है, ये पृथ्वी की सरफेस पर यहीं पे धरी हुई है। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने रखा हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसकी आप स्थितिज ऊर्जा बताओ, तो आप क्या कहोगे कि इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ भी हाइट नहीं है। जैसे जैसे आप इसकी हाइट ऊपर बढ़ाते चले जाओगे, यानी कि इसकी स्थिति कहाँ जा रही है? अब ये ऊपर बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा? इसका जो है वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर हाइट 0 है तो ये सारा मान ही 0 हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि जो स्थितिज ऊर्जा है, अगर वो कब ज़्यादा होगी, मैक्सिमम कब होगी? जैसे जैसे हम उसकी हाइट को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि बच्चों उसका मास तो चेंज होने वाला है नहीं। क्या उसका द्रव्यमान तुम चेंज कर सकते हो? तो आपका जवाब होगा वो तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं चेंज नहीं हो सकता। मैं बोलता हूँ जी, तो आपका जवाब होगा जी का मान चेंज होगा। कैसे होगा जी का मान? हमें पता होना चाहिए कि जी बराबर क्या होता है। तो जी बराबर होता है कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर। ये m क्या है? ये पृथ्वी का द्रव्यमान है और ये पृथ्वी की रेडियस है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम पृथ्वी की सरफेस पर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो इस आर का जो मान होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। यानी कि ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर यहाँ जो पॉइंट है ये हम क्या लेते हैं? पृथ्वी की रेडियस लेते हैं। और जब हम वस्तु को ऊपर उठाते जाते हैं, मान लेते हैं इतना ऊपर उठा दिया, तो हमें फिर रेडियस में ये जो हाइट है ये भी काउंट करनी होती है। तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है। तो हम कहते हैं कि जब हम पृथ्वी से ऊपर जा रहे हैं तो ये जो जी का मान है वो बहुत तेजी से घटता है। तो दोस्तों ऊपर जाने पर जी का मान भी घटेगा और एच का मान बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों आपका कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि भाई एच का मान 0 तो नहीं है। यहाँ तो क्या था, जब वो सरफेस पे रखी हुई थी तब तो एच का मान 0 था, तब तो सारा ही मान 0 हो गया स्थितिज ऊर्जा का। लेकिन जब हम ऊपर वस्तु को ले जा रहे हैं तो जी का मान भले से घट रहा है, लेकिन एच का मान 0 तो नहीं है, कुछ तो बढ़ रहा है, यानी कि कुछ तो स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि अगर हम पृथ्वी के सरफेस से ऊपर वस्तु को लेके जा रहे हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट अभी क्लियर ना हुआ ना तो गुरुत्वाकर्षण वाली वीडियो देखना, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, कार्य की विमा है। हमें कार्य की विमा बतानी है। इसका आंसर मैं बता देता हूं, फिर आपको निकाल के बताऊंगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है ml2 t की पावर -2। पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि कार्य बराबर है क्या चीज। कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं, यानी वर्क, और वर्क बराबर होता है बल, यानी कि लगाया गया बल। हमने किसी दिशा में कोई बल लगाया तो वो बल जो हमने लगाया है उसका परिमाण यानी कि F, और गुणा क्या चीज? उसी दिशा में अगर विस्थापन होता है, ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। उसी दिशा में अगर विस्थापन होता है जिसको हम S से प्रदर्शित करते हैं तो ये क्या होगा? आपका कार्य होगा। जैसे ये आपके पास एक पिंड रखा हुआ था, इस पिंड को आपने क्या किया? सरकाना चाहा और इधर की तरफ एक बल लगाया 5 न्यूटन का। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि ये इधर की ही तरफ, इसमें 2 मीटर का क्या हो गया? विस्थापन हो गया, यानी कि ये सरक करके 2 मीटर आगे, यानी यहाँ पहुँच गया ये वाला पिंड। तो हम क्या कहेंगे? जो हमारा बल होगा वो होगा 5 × 2 बराबर कितना? 10 जूल। ठीक है, लेकिन बच्चों जूल को हम अभी मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें निकाल के। लेकिन अगर क्या हो कि आपके पास एक पिंड है जिस पर आपने क्या किया? इधर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, दिशा किधर है वो मैंने आपको बता दी, लेकिन जो विस्थापन हुआ वो उल्टा हो गया। ठीक है भाई, आप कई बार ऐसा करते हो कि आप मान लेते हैं आपके पास कोई कार है, उसको आप धक्का दे रहे हो, लेकिन जो सड़क है उसका ढाल पीछे की तरफ को है,
तो आप कितना भी जोर लगा लो वो तो वापस लौट के ही आएगी। तो आप लगा रहे हो बल इधर की तरफ, इसका विस्थापन हो रहा है इधर की तरफ, मान लेते हैं 3 मीटर का विस्थापन हुआ। तो इस कंडीशन में जो आपका कार्य होगा बच्चों वो होगा 10 गुणा -3, यानी कि बच्चों -30 जूल कार्य आपका होगा। तो इसमें हम क्या कहेंगे, जो हमारा कार्य है वो ऋणात्मक है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक से मैं आपको बता देता हूँ, वरना अगर हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन और आती है उसको भी समझ लो कि भाई हम बल लगा रहे हैं इधर की तरफ, यानी कि बल की दिशा ये है, और विस्थापन कैसे हो रहा है, मान लेते हैं हम बल ऐसे लगा रहे हैं। ठीक है, बल ऐसे लगा रहे हैं, विस्थापन इधर की तरफ हो रहा है, यानी कि विस्थापन नीचे हो रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, और ये विस्थापन यानी एस की डायरेक्शन है। तो हम क्या कहेंगे कि इसके बीच में जो थीटा होगा उससे फिर हम बल निकालेंगे, कार्य निकालेंगे। तो कार्य बराबर क्या होगा, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इस थीटा एंगल की वजह से कोस थीटा यूज करना पड़ेगा, और वो क्यों किया था वो मैंने आपको थ्योरी में बता दिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं विमा की, कार्य। तो बल के लिए आप क्या यूज करोगे, आपका जवाब होगा न्यूटन। और न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं विस्थापन। विस्थापन को हम मीटर में शो करते हैं, तो बच्चों इसका जो मात्रक हो जाएगा कार्य का वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बच्चों इसी को बोला जाता है जूल। फर्स्ट पॉइंट। अब बच्चों एक बात बताओ, इतने को तो हम न्यूटन भी बोलते हैं ना, इतने को तो न्यूटन ही बोलते हैं हम। तो बच्चों हम क्या कहेंगे कि न्यूटन और आगे मीटर ऐसे ही चिपका रहने दीजिए, तो न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर भी आपका क्या है, न्यूटन मीटर भी जूल ही है, यानी कि इसका मीनिंग तो सेम ही है ना, बस हमने न्यूटन को यहाँ पर खोल के प्रदर्शित कर दिया है। तो जूल आपको समझ में आ गया जूल क्या होता है। उसके बाद अब हमको निकालनी है विमा। तो विमा कैसे निकालेंगे, किलोग्राम, किलोग्राम क्या बता रहा है, आपका जवाब होगा मास यानी द्रव्यमान बता रहा है। मीटर स्क्वायर क्या बता रहा है, जवाब होगा लेंथ बता रहा है, और अगर m की पावर 2 है तो l की पावर भी 2 होगी, और ये सेकंड नीचे है, ये टाइम बता रहा है, तो नीचे क्या होगा, t की पावर 2 होगी, ऊपर लाओगे तो t की पावर -2 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, विमा हो जाएगा कार्य का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बी ऑप्शन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य अथवा कार्य करने की दर को कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन याद कीजिए, चाहे वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देखिए कि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम किसी वस्तु का एकांक समय में कार्य देखते हैं कि कितना उस वस्तु द्वारा एकांक समय में कार्य किया गया है, ठीक है, या फिर उसके हम कार्य करने की दर को देखते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो सामर्थ्य कहलाती है। सामर्थ्य को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं या फिर पावर बोलते हैं। तो पावर बराबर होता क्या है, W/T यानी कि वर्क अपॉन टाइम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिस पिंड पर कार्य किया गया हो उसका कार्य निर्भर नहीं करता। तो इसलिए मैंने आपको ये अभी 2-3 मिनट में आपको ये बताया कि कार्य कैसे कैसे होता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर किसी पिंड पर कार्य हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो कार्य होगा वो किस पर निर्भर नहीं करेगा। तो मैं पहला ऑप्शन लेता हूं विस्थापन। तो आपका जवाब होगा सर विस्थापन पे तो डिपेंड करेगा, क्योंकि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुणा विस्थापन, तो विस्थापन पर तो डिपेंड करेगा। क्या बल तथा विस्थापन के बीच के कोण पर डिपेंड करेगा, तो जवाब होगा हाँ सर थीटा पर डिपेंड करता है, और वो थीटा बल तथा विस्थापन के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिपेंड करेगा। अगला है लगाए गए बल पर, यानी फोर्स पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन पिंड के वेग पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें कहीं भी आपका वेग नहीं आता। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी तथा गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किसके प्रकार हैं। तो ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिए थे, ये किसके प्रकार हैं। जब हम इन दोनों को संयुक्त रूप से जोड़ते हैं तो वो एक यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि क्या होगा जब पिंड पर कार्य किया जाए। उसकी ऊर्जा घटेगी, उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। चलिए समझते हैं दोस्तों। सपोज करो यहां पर क्या है, यहां पर एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, उस पत्थर को आपको यहां से उठा करके यहां पहुंचाना है, यानी कि इसमें आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट करना है, यानी विस्थापन करना है, कुछ दूरी पर ले जाना है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा कि भाई बिना बल लगाए तो ये कार्य संभव नहीं है, तो मुझको इसमें बल लगाना पड़ेगा कुछ, यानी फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये पत्थर यहां से यहां पर पहुंच पाएगा। तो आपका जवाब होगा ठीक है, हमने कुछ बल लगाया, ठीक है, F, और भैया इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि D कह सकते हैं या फिर S कह सकते हैं,
तो इसमें जब डिस्प्लेसमेंट हो गया तो इसका मतलब है हमने क्या किया, हमने कुछ कार्य कर दिया। तो बच्चों ध्यान से समझना, जब मैंने आपको ऊर्जा की परिभाषा स्टार्टिंग मैंने उस वीडियो में समझाई थी। ऊर्जा का मतलब क्या होता है, दो बच्चे हैं, हमको क्या करना है, इनकी वो देखनी है, इनके अंदर कितनी कितनी एनर्जी है। तो भैया एनर्जी मेजरमेंट कैसे करोगे, ये थोड़ी ना दोनों को खड़ा कर दो देखते रहो कि इसका मतलब हाँ यार हम एनर्जी मेजर कर रहे हैं इनकी। हमें क्या करना होगा, उनसे हमें कुछ कार्य करवाना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि इन दोनों में से एनर्जी किसकी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ऊर्जा की जो डेफिनेशन है वो है कार्य करने की क्षमता। भाई जिस बच्चे की कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी उसी की एनर्जी ज़्यादा होगी, उसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो अब ये चीज मैंने क्यों बताई, ये मैंने इसलिए बताई कि जब एक बच्चे से हमने कार्य करा दिया, तो अब आप मुझे बताओ कि अगर कोई भी कार्य करता है तो क्या उसकी एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी। तो आपका जवाब होगा अगर हम कार्य करते हैं, ठीक है, अगर हम कार्य करते हैं तो एनर्जी घट जाएगी। तो बच्चों अगर इस बच्चे ने यहां पर कार्य किया तो क्या होगा, इसकी ऊर्जा घट जाएगी। लेकिन आपको एक नियम भी पता है जिसको कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि ऊर्जा ना तो कभी नष्ट की जा सकती है ना ही उत्पन्न की जा सकती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है, उसका रूपांतरण किया जा सकता है। तो बच्चों अगर इस बच्चे की ऊर्जा घट गई तो वो गई कहां, तो आपका जवाब होगा सर ये जो पत्थर है, इस पत्थर के अंदर वो गतिज ऊर्जा के रूप में आ गई। यानी कि ये पत्थर पहले स्थित था, यानी कि चल नहीं रहा था, अब ये पत्थर चलने लगा, तो जो उस बच्चे की एनर्जी कम हुई है वो इसके अंदर आ गई है, यानी इसके अंदर गतिज ऊर्जा आ गई है। तो बच्चों ऐसे में हुआ क्या, ऐसे में ये हुआ कि जिसने कार्य किया उसकी एनर्जी घटी, और जिस पर कार्य हुआ, किस पर कार्य हुआ, आपका जवाब होगा सर पत्थर पर कार्य हुआ। तो जिस पर कार्य हुआ उसके साथ क्या हुआ, जिस पर कार्य हुआ उसकी एनर्जी यानी कि उसकी ऊर्जा तो भैया हाई हो गई, यानी कि बढ़ गई। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा था। तो क्वेश्चन में भैया ये था कि जब पिंड पर कार्य किया जाए, वो ये नहीं कह रहा कि पिंड कार्य कर रहा है, वो कह रहा है कि पिंड पर कार्य किया जाए। तो ऐसे में बच्चों क्या होगा, जो पिंड पर कार्य कर रहा है उसकी एनर्जी तो घटेगी, लेकिन वो एनर्जी जाएगी कहां, तो जवाब होगा सर वो इस पिंड में कुछ ना कुछ रूप में रूपांतरण हो जाएगी। तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि इस पिंड पर कार्य किया जा रहा है, ना कि ये पिंड कार्य कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इतना समझाना काफी होगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल की संख्या क्या होगी, यानी कि हमें 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या बतानी है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों हमको क्या करना था, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होंगे, ठीक है, हमको ये निकालना है कि यहां पर क्या आएगा, कितने जूल होंगे। तो बच्चों बहुत ध्यान से करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 किलोवाट, इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, मैं आपसे पूछता रहूंगा, आप बताते रहना, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1000 वाट 1 किलोवाट को, तो जवाब होगा ठीक है, किलो को हमने 3 जीरो में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस घंटे की जगह ये कितना है, 1 घंटा है। तो बच्चों 1 घंटे को आप सेकेंड में कन्वर्ट करना, तो आपका जवाब होगा सर हम इसको 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। तो हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, वाट का मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर वाट का मतलब हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था जब हमने शक्ति की डेफिनेशन पढ़ी थी पावर की, तो वाट बराबर क्या था, जूल पर सेकंड, यानी कि जूल बटा सेकंड सर इसका मतलब होता है। भाई ठीक है, हमें क्या करना है, इसको 3600 से अभी भी गुणा करनी है, 3600 सेकेंड। तो भाई आप क्या कहोगे, कहोगे कि सर ये सेकेंड को काट दो, लो जी काट दिया। अब क्या कहोगे कि सर ये सारे जीरो काउंट कर लो, बोले जी कर लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएंगे। आगे क्या आएगा, जूल आएगा। कहेंगे कि सर ये 5 जीरो तो है, एक पॉइंट यहाँ लगा दो, 6 जीरो हो जाएंगे, काम हो जाएगा। 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर है वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, 3.6 गुणा 10 की पावर 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर, ए और बी दोनों कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता जो होती है उसी को हम बोलते हैं ऊर्जा, और जबकि कार्य करने की जो दर होती है उसको हम बोलते हैं शक्ति, ठीक है। समझ पा रहे हो ना दोनों का अंतर, यानी कि आपने 1 मिनट में कार्य किया, मान लेते हैं 10 जूल, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भैया हमने एक एकांक समय में जितना भी कार्य किया है वो शक्ति है, जबकि उस कार्य को करने की जो क्षमता है, यानी कि आप इतना कार्य कर रहे हो, दूसरा बंदा उतना कार्य कर रहा है, ठीक है, जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, ऊर्जा होती है। इसी से हम क्या कहते हैं कि भाई यार इस बंदे के अंदर बहुत एनर्जी है, इसने बहुत तगड़ा काम कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कार्य को प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जब आप बेसिक पढ़ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कार्य के सारे जो भी कार्य के अंदर बन सकता था वो सारा पढ़ा दिया थोड़ी देर में ही। तो उससे क्या होगा, कार्य से आने वाले 10-15 क्वेश्चन भी क्यों ना बना के रख दिया, आप सेकंडों में उसको करके निकल जाओगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई कार्य को प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं, तो इसका जवाब होगा सर डी ऑप्शन सही है, क्योंकि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि F इंटू एस। ठीक है, जो हमने बल आरोपित किया है उसकी गुणा अगर हम विस्थापन से कर देते हैं तो हमारा कार्य निकल आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ऐसे ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शक्ति को प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसे ही हम लोगों ने शक्ति को भी पढ़ लिया है कि पावर यानी शक्ति बराबर होती है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि एकांक समय में किया गया कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जूल किसकी इकाई है। तो दोस्तों जूल किसकी इकाई है, क्या जूल कार्य की इकाई है, जवाब होगा हाँ। क्या जूल ऊर्जा की इकाई है, हाँ। क्या जूल ऊष्मा की इकाई है, हाँ। तो भाई ये सभी की इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा की व्यापारिक यानी कि कॉमर्शियल इकाई क्या है। पहले तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज होंगे, चलिए मैं एक डाउट और क्लियर करता हूँ अभी आपका। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि ये वाट जो है ये किसकी इकाई होती है। तो आपका जवाब होगा ये तो शक्ति की होती है, तो ये ऑप्शन तो बचा ही नहीं, ये तो एलिमिनेट हो गया। अगला है किलोवाट। भैया जैसे वाट होता है तो वाट को यहाँ पर क्या कर दिया, किलोवाट कर दिया, यानी कि 10 की पावर 3 वाट कर दिया। तो ये किसकी इकाई होती है, जवाब होगा सर ये तो पावर यानी शक्ति की इकाई होती है। तो ये दोनों में से तो हमें कोई टेंशन रही नहीं। अब टेंशन वाली बात क्या है, वाट घंटा और किलोवाट घंटा। तो दोस्तों ये दोनों ही मात्रक होते हैं ऊर्जा के। मैं आपको ऊर्जा के मात्रक लिखा देता हूँ अभी। दोस्तों लिखिए नोट बना करके कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है सबसे पहले जूल, ये क्या होता है, ये एक छोटा मात्रक होता है। ऊर्जा का दूसरा मात्रक लिखिए वाट घंटा। ठीक है, तीसरा मात्रक लिखिए वाट घंटे में कुछ नहीं करना, किलो जोड़ देना है। तो दोस्तों अब आप तीनों को कंपेयर कीजिए कि इनमें से सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। इनमें से जो सबसे बड़ा मात्रक है वो है किलोवाट घंटा, और ये ऊर्जा का मात्रक होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, किलोवाट देख के आते हैं कि भाई वाट तो हाँ शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति लगा देते हैं, लेकिन ये ऊर्जा का मात्रक होता है जब इस पर घंटा लग जाए। ठीक है, तो किलोवाट आवर जो है बच्चों इसको हम कॉमर्शियली यूज करते हैं। आपको जो ये क्वेश्चन है ये दूसरी तरह से भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि कॉमर्शियल ना देके आपको औद्योगिक क्षेत्र दे दे कि औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो अब हम वहां पर जूल का यूज नहीं करते, वाट घंटे का यूज नहीं करते, किलोवाट घंटे का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो किलोवाट घंटा होगा। तो यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा पढ़ ली, स्थितिज ऊर्जा का क्या व्यंजक होता है, mgh। ठीक है, अभी पढ़ी थी। और जो बच्चों गतिज ऊर्जा होती है उसका व्यंजक होता है 1/2 mv²। ठीक है, अभी ये आपको याद रखना है अगर याद नहीं है, और अगर याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आगे आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो वर्क पावर और एनर्जी का थ्योरी वाली वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के पहले आप उसको देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को पहले से पता है तब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कार्य के मात्रक जूल को व्यक्त किया जा सकता है। तो बच्चों कैसे व्यक्त करोगे, भाई सिंपल सी बात है। हम लोगों ने पढ़ा क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल के लिए अगर मैं न्यूटन यूज करूं और विस्थापन के लिए मीटर यूज करूं, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हम जूल को न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 2-3 मिनट समझाने का मतलब ये है कि आप 10-12 क्वेश्चन जो कार्य से बनेंगे, शक्ति से बनेंगे, ऊर्जा से बनेंगे, उनको आप चुटकियों में सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो रटना नहीं है दोस्तों। ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपका पहले एक बार टेस्ट लिया था इसी टॉपिक का, तब भी ये क्वेश्चन कराया था और मैं अब भी इसको कराऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बन जाते हैं। और अगर आप लोगों ने पिछला मेरा वीडियो देखा होगा टेस्ट वाला, तो आप देखेंगे कि उसी टेस्ट से मैंने 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं केवल, लेकिन वो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बार बार पढ़ते रहने हैं, बार बार उनका रिवीजन करते रहना है। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले टेस्ट में कराया था, अच्छा क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि एक कार तथा एक ट्रक के संवेग बराबर हैं तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, पहले आप इसको सोल्व करके देखिए, फिर हम लोग समझते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है हम वैसे ही बात करते हैं। हम बात करते हैं संवेग होता क्या है, पहले हमें पता होना चाहिए। तो संवेग p बराबर होता है mv, यानी कि m का मतलब है द्रव्यमान और v का मतलब है वेग। तो हम बात करते हैं कार के लिए, और ऐसे ही हम बात करते हैं ट्रक के लिए। तो कार के लिए अगर मैं बात करता हूँ संवेग, तो हम कार का पहले द्रव्यमान लेंगे, गुणा करेंगे
कार का जो हम द्रव्यमान मानते हैं वो m1 मान लेते हैं और v1 मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये कार का संवेग हो गया जो कि बराबर है ट्रक के संवेग के, तो हम कहेंगे m2 v2। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमने ट्रक का द्रव्यमान m2 मान लिया और ट्रक का जो वेग है वो v2 मान लिया, और ये दोनों क्या है, संवेग हैं कार के और ट्रक के, ये आपस में बराबर हैं। अब ध्यान से समझो, अगर हम बात करते हैं डेली लाइफ में, अगर हम ट्रक देखते हैं, कार देखते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि उनका जो द्रव्यमान होगा यानी मास होगा, आप बताओ किसका ज़्यादा होगा, तो आपका जवाब होगा सर कार का कम होता है, ठीक है। तो कार का जो m है वो कम है। अगर मैं ट्रक की बात करता हूं तो इसके कंपैरिजन में ट्रक का जो m है यानी मास है, द्रव्यमान है, वो ज़्यादा होगा। तो अब आपकी बात क्या होगी कि सर अगर ये वाली चीज़ कम है और यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा है और ये दोनों आपस में बराबर भी हैं, तो सीधा सा मतलब है जो इसका वेग होगा वो ज़्यादा होगा, तभी ये चीज़ बराबर हो सकती है, वरना तो बराबर ही नहीं होगी। और यहाँ पर जो वेग है वो इसकी कंपैरिजन में यानी कार की कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है। अब चाहे आप कितना भी घुमा फिरा लो, यानी कि आप चाहे कार को कितना ही छोटा कर दो, जितना छोटा करोगे सीधी सी बात है उतना वेग बढ़ाना पड़ेगा, तभी संवेग बराबर हो सकता है, ठीक है। आप ट्रक को कितना ही बड़ा कर दो, ट्रक को बड़ा करोगे तो फिर ये कम करना पड़ेगा, तो ये आपस में मेंटेन तभी रह सकते हैं, संवेग आपस में बराबर तभी रहेगा जब ये चीज़ें मेंटेन रहेंगी। m बढ़ेगा तो v घटेगा, v बढ़ेगा तो m घटेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, उसने हमसे पूछी थी कि किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है पहले हमें पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा बराबर अभी मैंने क्या बताया था, mv² होता है। तो अगर मैं कार के लिए इधर बात करता हूँ और इधर बात करता हूँ ट्रक के लिए, तो कार के लिए 1/2 m1 हम कार का मास लेंगे और v1 का स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूँ 1/2 m2 और v2 का स्क्वायर हम ट्रक के लिए लेंगे। तो अगर आप ये चीज़ देखेंगे 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, ये तो दोनों में सेम है। अगर मैं बात करता हूँ m1 की, अगर मैं बात करता हूँ m2 की, तो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ कम है, ठीक है, और ये चीज़ क्या है, ज़्यादा है। जबकि जो वेग है भैया वो तो स्क्वायर से बढ़ रहा है। अगर कोई चीज़ नॉर्मली बढ़ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो चीज़ बराबर थी भाई, ये चीज़ आपस में यहाँ पर बराबर थी। लेकिन अगर मैं यही चीज़ का स्क्वायर कर दूँ, यहाँ पर आप देखेंगे हमने क्या किया है, बस इसी का तो स्क्वायर किया है, बाकी 1/2 से 1/2 कट गया। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर ऑलरेडी ये चीज़ ज़्यादा थी और हमने इसका स्क्वायर कर दिया, और ये चीज़ कम थी हमने इसका भी स्क्वायर किया, तो भैया कौन सी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, तो आपका जवाब होगा ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो बस यहाँ पर हम कहेंगे कि कार का जो संवेग होगा वो अधिक होगा, ठीक है। कार का संवेग, सॉरी कार का संवेग नहीं कहेंगे, कार का गतिज ऊर्जा, ठीक है, कार की जो गतिज ऊर्जा है वो अधिक होगी, जबकि संवेग तो दोनों का बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाना है वो लगाना है ए ऑप्शन, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है अथवा पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है, ठीक है, यानी वो बढ़ जाती है या घट जाती है या स्थिर रहती है या पहले घटेगी या फिर बढ़ेगी। वीडियो पॉज करके सोचिए, फिर देखते हैं। दोस्तों कुल ऊर्जा होती क्या है, तो दोस्तों कुल ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, और प्लस में गतिज ऊर्जा, ये दोनों जब हम जोड़ देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा यानी कुल ऊर्जा बन जाती है। तो हमको दोनों ऊर्जा का यूज़ करना है और हमको देखना है कि अगर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हैं या फिर हम पृथ्वी की तरफ कोई चीज़ फ्री फॉल गिर रही है यानी मुक्त रूप से गिर रही है, तो उसमें जो कुल ऊर्जा होगी यानी ये दोनों ऊर्जा का जो योग होगा वो क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। तो दोस्तों ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ से पहले आपने कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी मुक्त रूप से, अब वो जा रही है या फिर वो चीज़ नीचे आ रही है, ठीक है। तो ऐसे में होगा क्या, कुल ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ेगा, तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh और ये बराबर होता है 1/2 mv²। तो दोस्तों बहुत सोचने वाली बात यह है कि चलिए इसके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्थितिज ऊर्जा जैसे जैसे आप ऊपर हाइट बढ़ाते जाओगे ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी। समझ रहे हो ना कि अगर आप ये हाइट बढ़ाते जाओगे तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी। तो आपका जवाब होगा कि सर अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। लेकिन बच्चों एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर v है यानी वेग है, तो पहले जब आप यहाँ से उसको पूरी ताकत से फेंकेंगे, मान लेते हैं यहाँ से आपने पूरी ताकत से फेंका, तो क्या वो ऊपर तक उसी वेग से जाता रहेगा, तो आपका जवाब होगा कि सर ऊपर की तरफ उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा जो उसे रोकने की कोशिश करेगा। और अगर यहाँ पर ये चीज़ बढ़ रही है, ये चीज़ क्या है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है क्योंकि हाइट बढ़ रही थी, लेकिन हाइट बढ़ने के साथ साथ उसका वेग कम हो रहा है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसे खींचेगा, तो ये चीज़ घटेगी, ठीक है, और ये चीज़ घटेगी। तो बच्चों इसमें कंडीशन क्या होती है कि ये जो दोनों होते हैं ये आपस में मेंटेन रहते हैं, यानी कि जितना ये बढ़ती है उतना ही ये चीज़ घट जाती है। तो हम कहेंगे कि कोई चीज़ अगर ऊपर जा रही है तो वो क्या रहेगी, उसकी जो कुल ऊर्जा रहेगी, याद करना कुल ऊर्जा,
जो कुल ऊर्जा होगी ना तो वो ऊपर की तरफ जाने पर घटेगी, सॉरी, ना तो वो घटेगी ना बढ़ेगी, यानी ऊपर जाने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं नीचे आने के लिए कि बच्चों अगर वो नीचे आएगी तो आपका जवाब होगा कि सर ये हाइट कम हो जाएगी फिर तो उसकी, तो इसका मतलब ये क्या है, फिर ये घटेगी। तो बच्चों एक ध्यान से सोचने वाली बात यह है कि उसका वेग क्या होगा। तो आपका जवाब होगा सर वो नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर से गुरुत्वाकर्षण उसे खींच रहा है, तो उसका वेग बढ़ता आएगा, ठीक है, यानी कि उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो बच्चों ध्यान से समझना, अगर उसका वेग बढ़ेगा क्योंकि उस पर क्या लग रहा है, जी लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है, तो ऐसे में क्या होगा, ये फिर आपस में मेंटेन रहेंगे और उनकी जो कुल ऊर्जा होगी वो क्या होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ना घटेगी ना बढ़ेगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे तो कुल ऊर्जा पूछी थी, अगर भैया हमसे कुल ऊर्जा ना पूछता, हमसे पूछता कि अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही है तो स्थितिज ऊर्जा, तो आपका जवाब देना है क्योंकि h बढ़ेगा तो वो बढ़ेगी, और अगर कोई वस्तु नीचे आ रही है तो h नीचे यानी h कम हो रहा है तो वो घटेगी। तो ये जो पॉइंट है ना सारे नोट कर लेना, कुल ऊर्जा के चक्कर में नहीं रहना। आपको क्या करना है, गतिज ऊर्जा भी अलग से लिख लेनी है कि उस पर गतिज ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जब ऊपर जाएगी तो गतिज ऊर्जा घट रही थी, और जब नीचे आ रहे हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, ये भी लिख लेना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा स्थिर रहती है, ठीक है, जो कुल ऊर्जा रहती है वो स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच कोण होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे तो इसमें फिगर बनाने लग जाते हैं, कभी कभी मैंने देखा है जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भाई ये लंबवत है, ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो कुछ नहीं करना, न्यूनतम कार्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना है, हमें न्यूनतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच में कोण जो थीटा है, ऐसे लिखते ना न्यूनतम, हाँ, न्यूनतम अगर हमें कार्य चाहिए यानी W चाहिए हमें न्यूनतम, तो हमें क्या करना है, थीटा का मान फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना, F इंटू एस कोस थीटा, चाहे F इंटू डी कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो आपका जवाब होगा सर हमें थीटा पे डिपेंड होना पड़ेगा, और अगर हमें न्यूनतम चाहिए तो कोस थीटा का न्यूनतम मान क्या होता है, जवाब होगा 0, और कहाँ पर होता है, तो जवाब होगा कोस 90 पर होता है। तो अगर हम यहाँ पर 90 पुट करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़, क्योंकि कोस 90 0 होगा तो ये सारा ही टर्म 0 हो जाएगी, तो वर्क बराबर 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये कार्य न्यूनतम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमको क्या करना पड़ेगा, कोस का जो मान है और थीटा का जो मान है वो 90 पुट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसमें ये डी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 90 डिग्री न्यूनतम कार्य के लिए। ऐसे ही दोस्तों हमसे पूछा गया है कि अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच में क्या कोण होना चाहिए, देखते हैं चलिए। अब दोस्तों हमें अधिकतम कार्य चाहिए यानी कि W का मान अधिकतम चाहिए, तो W का मान अधिकतम कब होगा बच्चों, F और S का मान तो हम कितना बढ़ा लें घटा लें वो तो हमारे ऊपर है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ थीटा, क्योंकि हमें थीटा पर डिपेंड होना पड़ रहा है, क्योंकि उसने हमसे कोण पूछा है कि वो क्या कोण हम लें कि कार्य अधिकतम हो। तो हम कोण को ऐसा कितना लें कि कोस थीटा का अधिकतम मान क्या हो। तो दोस्तों आपका जवाब होगा कि सर कोस थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है, 1 से ज़्यादा कभी कोस थीटा का मान नहीं होता, ठीक है। कोस थीटा की सर्किल आपने देखी होगी, पहले वो 0 पे जाएगा फिर 1 पे आएगा, यानी कि 0 से 1 के बीच में उसका मान रहेगा, ठीक है। लेकिन ये एक मान मिलेगा कब, तो आपका जवाब होगा सर हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर देंगे तब हमको ये एक मिल सकता है। तो जवाब होगा कि सर थीटा की 0 हमको वहाँ भी 0 पुट करनी होगी, जिससे क्या होगा, कोस थीटा की जगह हमें W बराबर क्या मिलेगा, F इंटू एस इंटू कोस 0, और कोस 0 की जगह हम 1 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अधिकतम कार्य मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी 0 डिग्री, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये है गतिज ऊर्जा, ठीक है। पहले हम बात करते हैं पहले क्या है, तो आपका जवाब होगा इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। पहले हमने क्या किया, वेग यहाँ पर v ले रखा है, फिर हमको क्या करना है, उसके वेग को डबल करना है। तो आपका जवाब होगा 1/2, तो m ऐसे ही रहेंगे, वेग क्या हो जाएगा, वेग इस बार हमको 2v लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जवाब होगा सर 1/2 और m से 1/2 m कट जाएगा, इनका कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ पर v² है, यहाँ पर बच्चों इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4v² हो जाएगा। तो आपका जवाब मिलेगा कि सर v² से v² कट गया, यानी कि अगर यहाँ पर वेग था 1 तो यहाँ पर वेग है 4, यानी कि जो गतिज ऊर्जा है, सॉरी ये गतिज ऊर्जा है, वो कितनी हो गई, 4 गुनी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, × 4 यानी 4 गुनी हो जाएगी। और यहीं पर आपका ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा,
और जिन बच्चों को न्यूमेरिकल के लिए कह रहे हैं तो न्यूमेरिकल की वीडियो आपको हो सकता है इवनिंग में मिल जाए या फिर कल सुबह आपको मिल जाएगी वर्क पावर और एनर्जी के न्यूमेरिकल की वीडियो। और बात करते हैं ईडी की यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रोजेक्शन, उसकी वीडियो आज आपको नहीं मिलेगी। आज आपको एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है, बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी और उम्मीद करता हूँ वो आपको पसंद आएगी। सारी चीज़ें आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। उसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जियोमेट्रिक फिगर। ठीक है, ज्योमेट्रिक फिगर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, ज्योमेट्रिक फिगर के बहुत बिंदास बिंदास क्वेश्चन है वो आपको कराने। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा और बढ़िया पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।